इस चैप्टर का पहला पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहला है एसिड्स या बेसिस का मेटल्स के साथ रिएक्शन। तुम्हारी ना इस चैप्टर में 5 केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रखी हैं। एसिड्स या बेसिस को मैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करा दूं, फिर एसिड्स का मैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दूं, फिर एसिड्स प्लस बेसिस, फिर एसिड्स का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दूं, और फिर बेसिस का नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। एक चीज याद रख लो कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं ये नेचर में बेसिक होती हैं, ठीक है ना। मेटेलिक ऑक्साइड्स नेचर में बेसिक होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नीचे तुम्हारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये नेचर में एसिडिक होती है। तो ये जो 3 नीचे वाले हैं इफेक्टिवली सेम ही हो गए ये तीनों के तीनों, एसिड्स प्लस बेसिस, या फिर अगर मैं एसिड्स प्लस मेटेलिक ऑक्साइड कर दूं तो मेटेलिक ऑक्साइड भी बेसिक होती है नेचर में, तो सेम ही ऑलमोस्ट रिएक्शन हो गया। उसके बाद सिमिलरली बेसिस का अगर मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दूं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारी एसिडिक होती है नेचर में। एक सेकंड में लोगों को मैसेज डाल देता हूँ कि क्लास अटेंड कर लें, कोई आ ही नहीं रहा तो ऐसे तो नुकसान है उनका। चलो आ जाएंगे बाकी लोग, ऐसे मैंने मैसेज डाल दिया। तो सबसे पहला, अगर मैं किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। तो अगर मैं कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन करा दूं किसी मेटल के साथ, जैसे कि यहाँ पे सोडियम के साथ मैं करा रहा हूं, तो ये बहुत सिंपल है। सोडियम जो है तुम्हारा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन के ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, Na2CO3 बन गया और हाइड्रोजन गैस तुम्हारी रिलीज हो गई। और वो कैसे रिलीज हुई, पॉप साउंड के साथ में। तो ये सिंपल सा प्रेडिक्टेबल रिएक्शन है। फिर अगर मैं किसी मेटल का बेस के साथ रिएक्शन करा दूं, मान लो अगर मैं रिएक्शन करा दूं आयरन का विद NaOH, तो देखो क्या होगा कि ये जो आयरन है वो ट्राई करेगा, क्या चीज ट्राई करेगा, टू डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम NaOH। लेकिन सोडियम को डिस्प्लेस कर तो पाएगा नहीं, आयरन की औकात तो है नहीं कि वो सोडियम को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, तो नॉर्मली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है ना। मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट जनरली नहीं करते। उसका रीजन यही है कि कोई भी मेटल है मेरा, जैसे कि आयरन, ये NaOH में Na को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन कर तो पाएगा नहीं, तो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते। लेकिन कुछ कुछ तुम्हारे मेटल्स होते हैं
जैसे कि जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये जो तुम्हारे मेटल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ। तुम्हें याद होगा जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होते थे। तो एनीवे ये जिंक और एल्यूमिनियम बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। और कैसा रिएक्शन होता है इनका, देखो NaOH ये बेस है, इसका अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शन करा दूं तो देखो Zn पहले ट्राई करेगा कि वो डिस्प्लेस कर दे सोडियम को, लेकिन कर तो पाएगा नहीं, सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के ऊपर होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर जिंक क्या करेगा, जिंक विल आस्क सोडियम टू टेक इट along with itself, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये जो जिंक है NaOH में ना साथ में जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये तुम्हारे तुम याद रखने होंगे, जिंक और एल्यूमिनियम या फिर बोरॉन भी ऐसे मेटल्स हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ये तुम्हें याद रखना होगा। कभी कभी ये बच्चे गलत कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारी बुक में, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी तुम में से एक कोई बच्चा आया था मेरे पास, शायद शरण्या आई थी, उसने उसके प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था सेम, तो वो उसका एरर हो गया था इस क्वेश्चन में, उसको ध्यान नहीं था ये वाला रिएक्शन। तो तुम लोग इस बार अब जब सेकेंड राउंड रिविजन कर रहे हैं हम बोर्ड्स का, तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि ऐसे मेटल होते हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। उसके एग्जांपल कौन से हैं, जिंक एंड एल्यूमिनियम। ये वाला सेटअप तुम लोग को 50 बार देख रखे हो। इसमें मैंने देखो जिंक ग्रेन्यूल्स ले रखे हैं, तो जिंक ग्रेन्यूल्स मैंने इसमें डाल रखा है, और ये मेरा क्या है अंदर बीकर में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने जिंक के कुछ कुछ ग्रेन्यूल्स डाल रखे हैं, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े डाल रखे हैं जिंक वाले। तो यहाँ पे फिर ये रिएक्शन हो जाएगा, Zn जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस देखो अलग निकल गई और Zn तुम्हारा अलग आ गया। तो हाइड्रोजन गैस इस पाइप से निकल के ये नीचे चली जाती है, और यहाँ पे ये पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर इसके बाद है एसिड्स का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो एक चीज याद रखो, ये जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ये नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या रिएक्शन होगा, HCl एसिड है, अब इस एसिड का रिएक्शन अगर मैं बाइकार्बोनेट के साथ कराऊं, सॉरी कार्बोनेट के साथ कराऊं, सोडियम कार्बोनेट, तो ये एक तो बेसिक है नेचर में, तो तुम्हें समझ आनी चाहिए बात कि एसिड प्लस बेस, एक तो ये तुम्हें सॉल्ट देता है प्लस वाटर देता है, प्लस अब देखो यहाँ पे सॉल्ट की जगह ना मैं एक्चुअली कार्बोनेट ले रहा हूं, तो कार्बोनेट में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रहती है एडिशनली, तो इसमें तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाएगी। समझ आई बात? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो मेटल कार्बोनेट होता है इसमें होता है ये सोडियम, ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा,
ठीक है, तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, बन गया हमारा NaCl। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन दूसरा जो वाटर है वो फॉर्म कर लेगा, और तुम्हारा कार्बोनेट में ना देखो CO3 है, तो उसमें छुपी हुई तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाई दे रही होगी, वो भी फिर रिलीज हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम्हें याद रहना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर दूं, जैसे कि NaHCO3, तो ये एसिड और मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये रिएक्शन में क्या देगा, NaCl। सेम ही चीज है, देखो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो आ गया हमारा NaCl। और अगर एक बार NaCl आ गया मेरा, फिर तुम्हारा ये वाटर भी फॉर्म कर लेता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है। एसिड, नीचे लिख देता हूं मैं, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ये तुम्हें देगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम लोग को याद रहनी चाहिए। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद एसिड्स प्लस बेसिस, तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है, ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 7th से पढ़ाते हैं। एसिड प्लस बेस हमें सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हें दे ही रखा है। अगर मैं NaOH ले लूं, उसका रिएक्शन करा दूं HCl के साथ, तो ये तुम्हें दिख रहा है सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, NaCl आ गया, प्लस हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर H2O बना देगा, तो NaCl हमारा सॉल्ट आ गया और H2O वाटर है। अब इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा है, देखो हमने 3 पढ़ लिया इसमें से, एसिड्स प्लस बेसिस, सॉरी एसिड्स और बेसिस, इनका मेटल के साथ रिएक्शन। तो ये मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ। एसिड्स प्लस मेटल्स, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये सॉल्ट प्लस H2 गैस आती है। फिर उसके बाद बेस प्लस मेटल, तो ये नॉर्मली तो नो रिएक्शन होता है, लेकिन कुछ कुछ तुम्हारे मेटल्स होते हैं जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम, ये जिंक और एल्यूमिनियम जाके ना साथ में जुड़ जाते हैं। जैसे हमने देखा था Na2ZnO2, इसको हम सोडियम जिंकेट भी बुलाते हैं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें कि नॉर्मली मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर मान लो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आयरन है उसका मैं NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, तो आयरन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा सोडियम को, तो नो रिएक्शन। उसके बाद क्या था, एसिड्स का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने HCl लिया, उसका मैं मेटल कार्बोनेट जैसे कि Na2CO3 के साथ रिएक्शन करा दूं, तो ये देता है सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनेगा, सोडियम Cl को डिस्प्लेस कर देगा, तो NaCl प्लस इसमें फिर वाटर भी बनता है,
जैसे एसिड प्लस बेसिस वाला रिएक्शन होता है ना, प्लस कार्बोनेट में ना एक छुपी हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो वो अलग से और रिलीज हो जाएगी। एकदम सेम रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी हो जाएगा, NaHCO3 के साथ। ठीक है, उसके बाद एसिड्स प्लस बेसिस, ये भी सॉल्ट एंड वाटर। तुम्हें समझना चाहिए कि अब एसिड्स प्लस बेसिस अगर सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, तो मेटल ऑक्साइड भी तुम्हारी देखो बेसिक होती है नेचर में। तो अगर एसिड्स का मैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दूं, तो क्योंकि ये भी बेसिक इन नेचर है, तो वंस अगेन सॉल्ट एंड वाटर ही तुम्हारा आएगा। तो ये सेम चीज है, मेटल ऑक्साइड अगर इसका एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया, तो ये सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा हमें। तो रीजन दे ही रखा है नीचे, देख लो, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होती हैं, तो वो एसिड प्लस बेस वाला ही रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि वाई आर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक क्यों होती हैं? तो CaO जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर मैं इसको वाटर में घोल दूं, तो ये ना CaOH होल ट्वाइस बना देगा। ठीक है ना? तो ये याद भी रख लो, CaO जो है, यहाँ पे तुम्हारी बुक में इसका नाम भी दे रखा है। CaO का नाम होता है क्विकलाइन, और फिर ये फाइनली इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है स्लेट लाइन। तो इन दोनों के ना नाम भी तुम्हें याद रखने होंगे, बुक में तुम्हारे नाम दे रखे हैं इनके, कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन बुलाया जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइन। तो ये याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन भी तुम आसानी से खुद से समझ सकते हो। ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो अगर मैं बेसिस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दूं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर में, तो ये बेस प्लस एसिड वाला रिएक्शन हो गया ना, तो वंस अगेन सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा हमें। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड यहाँ पे एसिडिक इन नेचर, वही सेम चीज दे रखी है। इसको ऐसे याद रखो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक क्यों होती है। मान लो तुम भूल गए एग्जाम में, तो एयर में ना हमारी कुछ कुछ गैसेज होती हैं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, फिर तुम्हारी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं, N2O, NO2 एटसेट्रा। तो ये ना अगर जब भी रेन होती है, बारिश होती है, तो इससे ना ये एसिड रेन बना लेती है। पता ही है तुम लोग को, जैसे ताजमहल हमारा येलो कलर का हो रहा है, बचपन से तुम्हें NCERT में सिखा रहे हैं ताजमहल येलो होता जा रहा है एसिड रेन की वजह से। तो एसिड रेन क्यों हो रही है? नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स है ना तुम्हारी एटमॉस्फेयर में, पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं और उससे एसिड रेन हो जाती है। तो ये एक तरीका याद रखने का कि जो नॉन मेटल वाली ऑक्साइड्स होती हैं, ये नेचर में एसिडिक होती है। तो देखो, बेसिस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड,
ये तुम्हारा सेम ही होगा बेस प्लस एसिड वाले रिएक्शन से, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारी नेचर में एसिडिक होती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पे देखो CaOH होल ट्वाइस, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए बेस होता है। बेस क्यों है ये? सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस हैं इसमें, ठीक है। OH नेगेटिव आयंस होते हैं जिस भी चीज में, वो बेस होता है। तो CaOH होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन में अगर CO2 से करा दूं, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये CaCO3 बन जाएगा। प्लस वाटर। अब तुम बोलोगे CaCO3 सॉल्ट होता है क्या? तो बिल्कुल ये सॉल्ट होता है। तो फिर से वही सॉल्ट प्लस वाटर आ गया। तो इसमें जो चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, 5 प्रॉपर्टीज, लास्ट की जो 3 है ये तो सेम ही है, तीनों की तीनों एसिड प्लस बेसिस वाला ही तो रिएक्शन हो रहा है। ऊपर वाले 2 तुम्हें थोड़े से बस याद रखने होंगे। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इसके बाद तुम्हारा दे रखा है एसिड्स और बेसिस को अगर मैं पानी में डाल दूं तो क्या होता है। तो देखो क्या होता है, मान लो मेरा एक कोई भी एसिड है, जैसे कि HCl, तो ये ना तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पता ही होगा तुम लोग को कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो पहले क्या होता है ना, HCl एक गैस होती है मेरी, इसको मैं पानी में अगर घोल दूं तो ये मिलके मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक है। HCl एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई चीज मैंने अगर पानी में घोल दी तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो गई, ठीक है। अब कोई भी एसिड होता है ना, वो एक्वस सॉल्यूशन में ही अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। ठीक है। अब ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाता हूं। अगर मैंने मान लो एक जैसे HCl गैस ली मैंने, कोई एक मैंने मान लो कंटेनर लिया, उसमें HCl गैस रखी हुई है बस, ठीक है, लिक्विड नहीं है। जो हम लोग को मार्केट में बॉटल में मिलता है ना एसिड, वो वाला एसिड नहीं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक जो खाली गैस है हमारे पास, उसको मैंने कंटेनर में रखा, और अगर मान लो अब मैं इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालता हूं, तो ये तुम्हारा ब्लू नहीं बनेगा, सॉरी ये रेड नहीं बनेगा। बात समझ आई क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने इस समय गैस रखी है कंटेनर में, हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मैंने कंटेनर में रखी है। और ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, इसमें मैंने कंटेनर के अंदर क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर मैंने डाल दिया, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया। अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, नॉर्मली एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं ना, पता होगा तुम लोग के बात। लेकिन यहाँ पे जो ब्लू लिटमस है वो रेड नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि एसिड्स अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में दिखाते हैं, गैसियस स्टेट में नहीं दिखाते। तो ये जो ब्लू लिटमस है ये रेड कलर में नहीं कन्वर्ट होगा। और इसका और अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं रीजन, तो इसका रीजन ये है, एसिड्स तुम्हारे ना, तुम लोग को पता होगा H+ आयंस देते हैं,
ये सिर्फ तब देते हैं, ओनली व्हेन एसिड्स आर इन एक्वस स्टेट। ठीक है, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, जब मैं उनको पानी में घोल देता हूँ HCl गैस को, तभी H+ आयंस उससे निकलते हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी होगी, जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज वो इंपॉर्टेंट है, इसको अपने भेजे में बिठा लो। जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, इसको मैं अगर कंटेनर में रखूं गैस को, और इसमें अगर ब्लू लिटमस पेपर में डाल दूं कंटेनर में, तो वो रेड नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो भले ही ये गैस एसिडिक है नेचर में, लेकिन ये जब गैसियस स्टेट में है तो ये H+ आयंस में डिसोसिएट नहीं होगी अभी। तो अगर ये डिसोसिएट नहीं होगी तो हाइड्रोजन, ये तुम्हारा H+ आयंस नहीं आएंगे और ये ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर लेकिन तुम इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखते, मान लो उस कंटेनर में तुमने पानी भी ढेर सारा डाल दिया, तो अब तुम्हारे पास एसिड तैयार हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसमें अगर तुम ब्लू लिटमस डाल दो, तो वो ब्लू लिटमस तुम्हारा अब उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना होगा कि कोई भी एसिड होता है, अपनी एसिडिक जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही दिखाता है। फॉर एग्जांपल ब्लू लिटमस को रेड करना, ये सिर्फ वो एक्वस सॉल्यूशन में ही दिखाएगा प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है। अगर मान लो AH है, AH, मैं एक कोई भी एसिड की बात कर रहा हूं, ठीक है, पहली एक गैसियस स्टेट में था, AH मतलब कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और A कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल HCl ले लो। अब मैं ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, उसको पानी में घोल दे रहा हूं H2O में, तो इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा A है अलग हो जाएगा, प्लस H+ आयन तुम्हारा अलग हो जाएगा। ठीक, ये एक्वस स्टेट में रहेगा। ठीक है ना बात? तो H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन वहां पे, मतलब कि पानी में तुम्हारा वो H+ आयंस रहेंगे। तो ये बात याद रख लो कि जब मैं पानी में घोलूंगा एक गैस को, उसके बाद ही उसमें H+ आयंस आते हैं, डिसोसिएशन इनटू H+ आयंस। only happens after dissolving an acid in water. तो अब देखो क्या होता है, अगर अब मान लो मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, HCl गैस को मैंने पानी में घोल दिया, H2O, तो तुम्हारा पहले ना देखो H+ आयंस बनते हैं, प्लस Cl- आयंस बनते हैं। अब ये जो H+ आयंस है, ये स्टेप 2 जो रिएक्शन है, ये तुम्हारी स्टेप 1 रिएक्शन थी। स्टेप 2 रिएक्शन, ये तुम्हारा जो H+ आयंस होते हैं जो वाटर में प्रेजेंट हैं, ये फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना, मान लो किसी बीकर में पानी था, उसमें मैंने ये स्टेप 1 रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उसमें घोल दिया, उससे H+ आयंस तुम्हारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो H+ आयंस हैं, ये इस पानी के अंदर ये भी पड़े हुए हैं, ये फिर से रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, और ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। और Cl- आयंस तुम्हारे प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है H+ आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इस वजह से
फिर यहाँ पे स्टेप 2 तुम्हें दिख रहा है, H+ आयंस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, एकदम सेम तरह से मान लो अगर मेरे पास कोई बेस है BOH, B मतलब कि कोई भी अदर सब्सटेंस, और OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन, इसको हम हाइड्रोक्साइड बुलाते हैं। अब ये जो BOH है इसको मैंने अगर पानी में घोल दिया तो इससे क्या बनेगा, मेरा B तुम्हारा अलग हो जाएगा और प्लस OH- आयन ये अलग हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं NaOH की बात करूं, B की जगह Na ले लिया तो Na+ अलग हो जाएगा, OH- आयंस अलग हो जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि बेस अगर मैं उनको पानी में घोल देता हूं तो वो OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। और जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कलाई बुलाते हैं। बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, इनको हम क्या बुलाते हैं, एल्कलाई। अब यहां पे दे रखा है कि अगर मैं एसिड को पानी में मिलाता हूं तो ये ना बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो ऐसा क्यों, हीट क्यों रिलीज हो रही है, तो ये भी बहुत आसान है समझना। HCl जो है उसको देखो, यहाँ पे 2 स्टेप्स जो है ना, मैं वापस से तुम्हें समझाता हूं। स्टेप 1 क्या रिएक्शन था, मान लो HCl है, इसको मैंने पानी में घोल दिया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, तो इससे क्या होगा, सबसे पहला H+ आयन आएगा प्लस Cl-, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2, ये जो तुम्हारे हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं ये फिर वापस से अभी पानी में ही रहेंगे और ये सेकंड स्टेप में रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये जो मैं समझा रहा हूं ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ये एग्जाम में आ सकती है कि एसिड को अगर मैं पानी में मिलाता हूं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है, क्यों इतनी हीट रिलीज हो रही है। ये तो तुम लोग जानते ही हो कि एसिड को पानी में मिलाने से हीट रिलीज होती है, लेकिन क्यों हो रही है हीट रिलीज, उसका रीजन समझो कि स्टेप 1 में तो H+ आयन रिलीज होता है, सेकेंड स्टेप में H+ आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये जो तुम्हारा पहला वाला स्टेप था जिसमें H+ आयन रिलीज होता है, यहां पे देखो तुम्हारा HCl ना ब्रेक हो रहा है, HCl बॉन्ड इज ब्रोकन। तो तुम लोग को याद होगा जब भी बॉन्ड वगैरह ब्रेक होते हैं तो वो ना एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। जब भी हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक क्यों होती है, क्योंकि बाहर से हीट कुछ देनी पड़ेगी ना, तभी तो हम बॉन्ड को ब्रेक कर पाएंगे। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बाहर से हीट या एनर्जी कुछ देनी होती है ना, तभी तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो एंडोथर्मिक है, लेकिन ये जो सेकेंड स्टेप होता है यहाँ पे देखो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं ये तुम लोग को याद होगा
पिछले चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा था हमने, जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो हीट रिलीज होती है। ये मैं तुम लोग को पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तुम लोग को याद होगा नॉर्मली एक्सोथर्मिक होते हैं। अगर तुम लोग को याद नहीं है तो याद करो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। कुछ कुछ एक्सेप्शन रहेंगे हमेशा, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहां पे भी सेम चीज है। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, तो H+ और H2O मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अब ये जो दो रिएक्शंस हैं, इसमें पहला वाला जो है स्टेप 1, ये माइल्डली एंडोथर्मिक होता है, मतलब कि बहुत थोड़ी सी हीट तुम्हारी एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन जो स्टेप 2 होता है ये काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, बहुत एक्सोथर्मिक होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। तो ऐसा समझो कि अगर स्टेप 1 से जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मान लो वो -5 जूल है, तो तुम्हारी जो स्टेप 2 से हीट रिलीज होगी वो मान लो +5000 जूल है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन तुम्हारा 4995 जूल एनर्जी तुम्हारी रिलीज हो रही है। ठीक है, देखो रिलीज कितनी हो रही है 5000 जूल, और एब्जॉर्ब कितनी हो रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, सिर्फ 5 जूल। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तुम्हारा लॉजिक तुम्हें समझ आना चाहिए, रीजन क्लियर होना चाहिए कि एसिड को पानी में डालने से क्यों हीट रिलीज होती है। इसका रीजन है कि जो सेकेंड स्टेप है इसमें हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन है, और वो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस वजह से ओवरऑल जो तुम्हारी दोनों स्टेप्स हैं रिएक्शन में, स्टेप 1 और स्टेप 2 मिलाकर वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है रिएक्शन। अच्छा, ये एक और चीज है, ये कई बार एग्जाम में आ जाती है, और ये तुम लोग पहले से जानते ही हो मेरे ख्याल से। हमेशा हम क्या करते हैं कि पहले वाटर लेते हैं, मान लो बीकर में मैंने पानी ले लिया और ढेर सारा पानी ले लिया, मान लो मैंने 2 लीटर पानी ले लिया, उसमें मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालता हूँ। ठीक है, ये हमारा करेक्ट अप्रोच होता है। इसमें रॉन्ग अप्रोच क्या है हमारा, कि मैं पहले एसिड ले लूं, मान लो बीकर में 2 लीटर एसिड ले लिया और इसमें मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डाल रहा हूं, ये रॉन्ग तरीका है। अब तुम लोग बोलोगे रॉन्ग क्यों है ये, इसका रीजन ये है कि अगर तुमने स्टार्टिंग में इनिशियली तुमने लॉट ऑफ एसिड ले लिया, तो इसके पास ना बहुत सारी एनर्जी आती है। ठीक है ना, एसिड तुम्हारा बहुत वॉयलेंट होता है, तो अगर एसिड बहुत वॉयलेंट है तो वो खूब सारी एनर्जी रिलीज करेगा। भले ही तुम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे, लेकिन स्टार्टिंग में एसिड के पास बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी, उस वजह से बहुत ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा थोड़ा थोड़ा पानी डालने पे भी। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। ये स्लाइड थोड़ी सी रिपीटिशन है, एसिड्स प्लस बेसिस, ये तुम लोग को पता ही है। अगर मान लो HA है और BOH, HA मतलब एसिड, BOH मतलब कोई बेस है, तो HA अगर मैं उसको मिलाता हूं